आज हम लोगों का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने कहाँ अलग अलग प्रोसेस में अप्लाई किया है और इसके बेसिस पे हमने डिफरेंट प्रोसेसेस को पढ़ना है। ये प्रोसेसेस कौन सी होती हैं? तो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस। हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और हीट कंटेंट्स। इनमें जिस तरह के चेंजेस होते हैं उनके बेसिस पर ही हमने प्रोसेस का नॉमेनक्लेचर किया है। तो ये वाली प्रोसेस के नॉमेनक्लेचर के पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, इसको अप्लाई करना, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होती हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ओके, 1 मोल गैस, उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया। तो 1 मोल गैस में कितनी हीट कंज्यूम होगी? आंसर है CV। 1 मोल में इतनी हीट हमने उसको दी। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर DT। और हमने सामने क्या लगाना है? मास। मास हमने लिया 1 मोल, स्पेसिफिक हीट ली CV, टेम्परेचर डिफरेंस DT, MST। ये क्या निकला? हीट टेकन। अगर हमने वॉल्यूम को नहीं बढ़ने दिया तो इस फॉर्मूले को देखिए, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, वर्क डन। और ये वर्क डन किसके बराबर होता है? इसकी कैलकुलेशन क्या है? P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर हमने वॉल्यूम नहीं चेंज होने दिया तो ये dV क्या हो जाएगा? 0। dV 0 हो गया तो ये 0 हुआ, इसके 0 होने से ये 0 हुआ। तो dQ किसके बराबर है? du के बराबर। यानी पूरी की पूरी एनर्जी किसमें यूज हो रही है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। एंड दिस बिकम्स du। इसी फॉर्मूले को हमने बेस माना। M 1 मोल, S दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर DT। ये पूरा क्या बना? हीट। एंड दिस हीट इज इक्वल टू du इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये बना du इज इक्वल टू 1 CV इंटू DT। ये हमारा एक इक्वेशन बना। ये कौन सा केस है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1 मोल गैस heated, तो du इंटरनल एनर्जी इतनी उसकी इंक्रीज हुई। ओके, इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से इसको करते हैं और अब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? उस समय हमारी इंटरनल एनर्जी गैस की कितनी इंक्रीज होगी? दैट विल बी अगेन 1 इंटू CP इंटू DT। किस केस में? एट कांस्टेंट प्रेशर 1 मोल heated du। इसको पहले लेते, हीट गिवन dQ is equal to MST 1 and this will be CP and DT। इतनी हीट वो कंज्यूम करेगी गैस। 1 मोल गैस कितनी हीट लेगी? 1 इंटू CP इंटू DT। टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा? DT। ओके, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू DV। ये गैस जिसका हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, अगर हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो गर्म करने से प्रेशर तो बढ़ता है। तो प्रेशर को कैसे कांस्टेंट रखते हैं? हम उसके वॉल्यूम को फैलने देते हैं।
क्योंकि हमको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम को फैलने देंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। तो दो में से एक चीज हमको अलाउ करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बदलने से या तो प्रेशर को बढ़ने दें या वॉल्यूम को बढ़ने दें। तो यहां पर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, प्रेशर को बढ़ने दिया। यहां पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से इसमें कुछ ना कुछ वर्क होगा और वो वर्क मान लीजिए हुआ dW। लेट द वर्क डन बी dW, और dW किसके बराबर होता है, P into dV। What is dV? Change in volume। ओके, ये अब हम इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। अप्लाई फर्स्ट लॉ। क्या है हमारा फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ सेज dq is equal to du plus dw। ये जो dq है, ये इसकी वैल्यू यहां पर रखते हैं कितनी, cp इंटू dt इज इक्वल टू du। du की वैल्यू कितनी, cv इंटू dt प्लस dw। dW को हम चाहें तो dW लिख सकते हैं या उसकी वैल्यू लिख देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में P इंटू dV। ओके, अब इसमें Cp माइनस CV, Cp माइनस CV इज इक्वल टू P dV बाय ये वाला dt इधर आ जाएगा, राइट। और इसको यहां हमने रोक दिया इक्वेशन 1। अब हमारे पास गैस इक्वेशन है। गैस इक्वेशन क्या बताता है, PV इज इक्वल टू RT बाय गैस इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट कौन है, R। ओके, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, d by dt of PV is equal to R into d by dt of d by dt। ओके, सो दिस इज, अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया है सो दिस विल बी P dV is equal to R dt and कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। इसी को हम ऐसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जब हम इस इक्वेशन पर पहुंच के डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने से P कांस्टेंट है वो वैसा ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू R कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा, dt। इस dt को इधर ले आइए, P dV बाय dt इज इक्वल टू R। दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को मिलाइए। इट इज क्लियर, by 1 and 2 Cp minus Cv is equal to P dV by dt। ये क्या होता है, R। This is Cp minus Cv is equal to R। ये एक रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया। इसके लिए हमने किसकी हेल्प ली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहा, देखिए ये अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस
dw, और यहाँ पर dq की वैल्यू हमने क्या ली, cp dt, और du की वैल्यू du cv, राइट। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और हमने निकाला cp माइनस cv इज इक्वल टू r। ये रिलेशन अब आपको परमानेंट याद रखना है क्योंकि हमको जगह जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, इसका नाम क्या है इस प्रोसेस का, डेरिवेशन। ओके, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज Bayes formula। अच्छा, समझ आ गया है सबको? तो इसमें याद रखिए कैसे शुरू करना है। dq हमको निकालना है किस फॉर्मूले से, mst। q इज इक्वल टू mst। m कितना लेना है, 1 मोल, s कितना लेना है, cp, और t कितना लेना है, dt। ये dq निकला। अगर हम पहले प्रूफ करके रखते हैं, अगर वॉल्यूम को चेंज नहीं करते तो इस फॉर्मूले को लगाने से dq ही क्या बन जाता है, du। इसलिए हमने du की वैल्यू निकाल के रखी, कितनी, cv इंटू dt। ओके, तो ये cv इंटू dt du की वैल्यू है, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। बस उसके बाद ये आगे आ गया, P dv by dt आया। P dv by dt के लिए हमने गैस इक्वेशन की हेल्प ली। इस गैस इक्वेशन से P dv by dt की वैल्यू निकाल के रखनी है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इट्स ए फेमस डेरिवेशन और ये काफी पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। ये 4 क्वांटिटीज के बेसिस पर, P, V, Q, T के बेसिस पर हमने अलग अलग प्रोसेसेस बनाई। किसमें क्या चीज बदलेगी, क्या चीज नहीं बदलेगी, पर एक क्वांटिटी ऐसी है जो हमारे किसी प्रोसेस में नहीं बदलती है और वो इससे पता लगती है इन ए गिवन गैस। व्हेन वी से गिवन, इसका मतलब हम किस चीज को कांस्टेंट कर रहे हैं, मास और मोलैरिटी। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल जो उसकी क्वांटिटी है वो हमने एक बार फिक्स कर ली, बाकी ये 4 चीजें बची है। तो इसके बेसिस पर जो हमने डिफरेंट प्रोसेसेस स्टडी करनी है, पहले हम लेते हैं, पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं। 1 इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में किसको कांस्टेंट रखना है, ओके, तो हम कांस्टेंट वाली चीज याद रखते हैं, पर उसके साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन कौन है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड हीट कंटेंट। हीट कंटेंट्स उसके कम या ज्यादा हो सकते हैं। ओके, दूसरी हम प्रोसेस लेते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक नाम किसके लिए यूज करना है, जिसमें हीट कंटेंट्स Q is constant। ये कैसे हो सकती है हीट का, अच्छा इस पे अलग से स्टडी करेंगे। हीट कंटेंट इज कांस्टेंट, तो चेंज क्या क्या होगा, P V T चेंज। इसमें क्या क्या चेंज होगा, Q P V चेंज। थर्ड, तीनों चेंज हो ये जरूरी नहीं, 2 भी चेंज हो सकते हैं, राइट। लेकिन क्या नहीं चेंज होगा इसमें, टेम्परेचर, और इसमें क्या नहीं चेंज होगा, ये फिक्स है। चेंज कौन होगा ये फिक्स नहीं है, कोई भी 1, 2, 3 चीजें चेंज हो सकती है। थर्ड वी विल टेक आइसोबारिक। Bar is a unit of pressure. So isobaric is, इसमें किसको कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। ओके, तो कौन कौन चेंज होगा, Q V T, ये तीनों चेंज हो सकते हैं। और इसको सब जानते हैं आइसोकोरिक,
आइसोकोरिक वो प्रोसेस होगी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और बाकी तीनों चीजें P, T एंड Q में चेंज। इस तरह का ये नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें हम एक एक करके एक एक प्रोसेस को स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए हमने जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इनको डिटेल में पढ़ना है। इसको हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, और यहीं से आपकी एक्चुअल स्टडी शुरू होती है और आपको ये इसके फीचर याद रखने हैं। पहली चीज, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या नहीं चेंज होगा? बिल्कुल। अगर हम उसका प्रेशर चेंज करते हैं या उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं तो दूसरी चीजें साथ में चेंज होंगी, पर हम किसको चेंज नहीं होने देंगे? टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या जरूरी होता है कि टेम्परेचर चेंज ना हो, लेकिन अगर हम उसके प्रेशर को चेंज करते हैं, एक हमने सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के अंदर पिस्टन है और इस पिस्टन के नीचे गैस है, यहां पर गैस कंटेंट है, और इस पिस्टन को हमने यहां से प्रेशराइज किया। अगर हम इसको यहां से प्रेशराइज करते हैं तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, और जो गैस लॉज हैं PV इज इक्वल टू RT, ये गैस लॉज के अनुसार जैसे ही हम किसी चीज का प्रेशर बढ़ाते हैं तो चार्ल्स लॉ या दूसरे लॉज हैं, उससे क्या हमको पता लगता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हम टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना चाहते। फिर से सुनिए, जब हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा और इसमें टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर मत बढ़े। ऐसा कैसे हो सकता है कि टेम्परेचर मत बढ़े? तो उसका तरीका है कि जब हम यहां से इसको कंप्रेस करेंगे, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वाला जो वॉल है, ये वॉल गर्म हो जाएगी। ये पूरी गैस गर्म होगी, इसके कारण ये वॉल भी गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा और ये इससे हीट बाहर निकलेगी। ये जो हीट बाहर निकलेगी, इसके तीनों मेथड हो सकते हैं। 3 मेथड आपने पढ़े हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों लगा लेगा, जो भी लगाएगा तीनों मेथड लगा लेगा और हीट को बाहर निकाल देगा। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, हमने प्रेस किया, ये हो गया 12 डिग्री। अब ये एटमॉस्फेयर से 2 डिग्री ज्यादा गर्म है। ज्यादा गर्म है तो ये हीट को रेडिएट आउट करेगा, रेडिएट आउट करके ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके फिर इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 10। फिर हमने और प्रेस किया, फिर से 12 हुआ, फिर से इसने हीट रेडिएट आउट की, फिर कितना हो गया? 10। फिर से प्रेस किया, तो ऐसे में क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना है? 10। चूंकि टेम्परेचर पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे सकते हैं? आइसोथर्मल। लेकिन क्या हीट नहीं बनी? बनी। कहां गई? सराउंडिंग में चली गई। जितनी हीट बनती है उतनी हीट सराउंडिंग में चली जाती है। ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। ओके। इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या चीज जरूरी थी? तो आंसर है, ये जरूरी था कि यहां से जो हीट बने वो बाहर चली जाए। ये जरूरी था। अगर इस हीट को बाहर जाने देना है तो ये वाली वॉल कंडक्टर होनी चाहिए कि इंसुलेटर होनी चाहिए? कंडक्टर। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट
द वॉल शुड बी कंडक्टिंग कंडीशन। Conducting wall. The wall should be conducting. Conducting wall हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में इस वॉल का क्या नाम? नो, एडियाबैटिक का उल्टा डायथर्मिक। दिस इज डायथर्मिक वॉल। दिस इज वन कंडीशन। दूसरा, हमने इसको प्रेस किया, इसका टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा, फिर हम रुके हुए। कब तक रुकेंगे? जब तक कि वो हीट निकाल के कितनी वापस आ जाए 10। फिर हमने उसको और दबाया, फिर रुके, फिर दबाया, फिर रुके। तो प्रोसेस कंप्लीट होने में हमको काफी टाइम लगा। इसका ये मतलब है कि ये प्रोसेस स्लो हुई। तो ये उसकी दूसरी कंडीशन है कि आइसोथर्मिक प्रोसेस हमेशा कैसी होती है? स्लो। क्यों स्लो होती है अब आप समझ रहे हैं? ताकि उसको इतना टाइम मिल जाए कि वो हीट को रेडिएट आउट कर सके। तो दूसरा क्या है? स्लो। तो ये आप याद रखेंगे, आइसोथर्मिक प्रोसेस, द रिक्वायरमेंट इज दैट द वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग, द हीट कैन गो आउट, एंड सेकेंड, इट्स rate should be slow. They are done in slow manner. So these are isothermic. अच्छा, उसके बाद आइसोथर्मिक का इक्वेशन। इसके बाद हम इसके एग्जांपल से एक दो ले सकते हैं। कोई एग्जांपल याद आता है? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सो दैट इज ए आइसोथर्मिक। ठीक है, ओके। आगे और एग्जांपल आएंगे इसके। जैसे हमारे मोटरसाइकिल का इंजन है, हमने उसको चालू किया, थोड़ी देर चला, उसका कुछ टेम्परेचर आ गया, सपोज वो टेम्परेचर है 90 डिग्री। उसके बाद क्या होता है? पेट्रोल आता है, ऊपर से जलता है, पेट्रोल जलता है और मोटरसाइकिल आगे बढ़ती है। इंजन का टेम्परेचर 90 ही रहता है हमेशा। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई? आइसोथर्मिक, क्योंकि टेम्परेचर। लेकिन एग्जैक्टली स्पीकिंग मोटरसाइकिल का इंजन जो काम करता है वो टोटली आइसोथर्मल नहीं होता, इट इज ए कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हीट इंजन पढ़ेंगे, उसमें वो आएगा। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एज वेल एज एडियाबैटिक प्रोसेस, लेकिन उसमें एक पार्ट आइसोथर्मल होता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस हो रही होगी? दैट इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो हाँ, अब इसके बाद हम इसमें लेते हैं इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जो गैस इक्वेशन होता है, PV is equal to constant. This is equation of isothermal change. PV is equal to constant. ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं या आगे जाके कैलकुलेशंस करने वाले हैं, ये सब कैलकुलेशन उस केस में है जब जो हमने गैस ली है वो गैस आइडियल गैस, राइट? आइडियल गैस और जनरल गैस, इन दोनों में अंतर होता है। आइडियल गैस हम लोग काइनेटिक थ्योरी में इसको पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये कि आइडियल गैस को अगर हम कंप्रेस करें तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए, पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिकली 0 नहीं होता है, पर हमने आइडियल मान लिया काइनेटिक थ्योरी के लिए ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकें। तो इसके लिए हमने आइडियल गैस की कैलकुलेशंस की और ये सब रिजल्ट उसके हैं। अगर हम आइडियल गैस नहीं लेके दूसरी गैसेस लेते हैं, नॉर्मल गैसेस लेते हैं विच आर नॉट आइडियल, तो उसकी कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग आइडियल गैस का कंसेप्ट रखते हैं। ओके, अब ये हो गया इसका इक्वेशन। नेक्स्ट चीज हम लेते हैं कि
अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क करना चाहते हैं तो वर्क का इक्वेशन क्या होगा, ये बताइए। आइसोथर्मल में वॉल्यूम चेंज हो सकता है कि नहीं? तो आंसर है हो सकता है। हमने यहां पर इसको नीचे दबाया, अगर हम इसको नीचे दबाते हैं स्लोली तो वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, P इंटू डी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने एक गैस को दबाया, उसका वॉल्यूम पहले V1 था और उसको कंप्रेस करके V2 कर दिया। प्रेशर उसका चेंज हुआ होगा, इसी प्रोसेस में प्रेशर भी चेंज हुआ होगा। क्या चीज नहीं चेंज हुई? टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया। टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, हो सकता है कुछ हीट बाहर निकल गई हो, बाहर से आ गई हो, ये दोनों अलाउड है, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस रखता है। हीट का लेना देना चलता रहेगा, इसका एटमॉस्फेयर में हीट फेंकेगा या उससे लेगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। चूंकि वॉल्यूम चेंज होगा इसलिए वर्क डन होगा। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे हाउ मच वर्क इज डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नेक्स्ट एक छोटी सी कैलकुलेशन। हाँ जी, वर्क डन निकालने के लिए एक हमने यहां पर गैस का कुछ क्वांटिटी ली। let us say its quantity is having molarity mu। हम चाहे तो 1 मोल भी मान सकते हैं या दूसरी क्वांटिटी मान सकते हैं। तो मोलैरिटी कितनी ली हमने? म्यू ली। ओके, दैट इज ए फिक्स क्वांटिटी और हमने उसको कंप्रेस किया। अगर कंप्रेस किया तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो थोड़ा सा हमने उसको दबाया, बहुत थोड़ा सा दबाया, उसका वॉल्यूम डीवी चेंज हुआ, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस work done in compressing a gas to change a small fraction of value. dV. This work is equal to how much? P into dV. हम ऐसा क्यों लिखते हैं कि हम उसको बहुत थोड़ा सा ही दबाएंगे, पूरा ही क्यों नहीं दबाते? कैलकुलेशन वेरी गुड। क्योंकि वर्क डन में हमारा फॉर्मूला क्या है? P इंटू डीवी, इन विच P इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज चेंजिंग। अगर हम उसको ज्यादा दबाएंगे तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। इसलिए हम स्टार्ट किससे करते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमें मान सकते हैं दैट प्रेशर, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये हमने P इंटू डीवी, ये हम लोग कल कैलकुलेट कर चुके पिछली क्लास में, दैट दिस इज इक्वल टू वर्क डन। नाउ इफ दिस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, then how much will be the total work done? So we can say total work done in changing the volume, total work in changing volume। और ये वॉल्यूम हम कितना चेंज करते हैं? V1 to V2। अगर V1 से V2 वॉल्यूम चेंज करते हैं तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं V1 से V2 तक। V1 से V2 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको P इंटू D। ओके, अब ये जो प्रेशर है हमको मालूम है V1 से V2 चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि ये प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम का फंक्शन है? हमको मालूम है ये वॉल्यूम का फंक्शन है। कैसे वॉल्यूम का फंक्शन है? PV इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू RT, तो P किसके बराबर होता है? यस, म्यू RT अपॉन V। तो अगर V बदलेगा तो P ऑटोमेटिकली PV बदलेगा। तो यहां पर P की हम ये वैल्यू रख देते हैं बिकॉज P इज ए फंक्शन ऑफ V, और यहां चेंज कौन हो रहा है? V dV। इसलिए P की ये वाली वैल्यू रखेंगे। सो दिस विल बिकम म्यू RT अपॉन, म्यू इज मोलैरिटी कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट,
What is T? Temperature in isothermal process. Temperature is constant. तो ये भी constant, ये तीनों constant है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, हमने बाहर निकाल दिया। अब अंदर कौन बचेगा? dV divided by V, mu RT upon V. So इंटीग्रेशन किसका होगा? dV upon V. dV upon V का इंटीग्रेशन हमको मालूम है कितना होता है? This is log V. dV upon V का इंटीग्रेशन कितना लेना है? log V. अब इसमें V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? log V2 माइनस log V1, that is log V2 upon V1. सॉरी, मुझे थोड़ा करेक्शन करना है। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा नहीं होगा। दिस विल बी V1 to V2, ये बॉक्स बनेगा। ओके, अब V1 V2 की वैल्यू रखी log V2 माइनस log V1, और log में जब हम log A माइनस log B करते हैं that is equal to log A upon B. So this will be log V2 upon V1. So work done is equal to mu RT log V2 upon V1. This is work done. So temperature तो constant रहेगा. In isothermal process, when we change the volume from V1 to V2, then some work has to be done. हमको दिख भी रहा है, अगर हम वॉल्यूम को छोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं तो हमको पिस्टन पर हाथ लगा के फोर्स लगा के चलाना पड़ेगा। फोर्स लगा के हमने डिस्प्लेसमेंट किया, अगर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क हुआ, उस वर्क के कारण वॉल्यूम चेंज हो गया V1 से V2, कितना वर्क हुआ? ये वर्क। इसमें किसकी वैल्यू रखेंगे? V1 की और V2। अगर इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, यहाँ टेम्परेचर रखेंगे तो क्या निकलेगा? वर्क। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का ये फॉर्मूला। अब ये बताइए, ये वर्क डन किस किस से अफेक्टेड होगा? टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर की प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होता है या हायर टेम्परेचर में ज्यादा होता है? हायर टेम्परेचर पे ज्यादा होता है। अब ये बताइए, एक कार पेट्रोल कार है, पेट्रोल कार का इंजन 80-90 डिग्री ना, पेट्रोल कार का इंजन 40-50 डिग्री पर काम करता है, और डीजल कार जो होती है उसका डीजल इंजन 90 डिग्री पे ऑपरेट करता है। तो किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? डीजल। तो डीजल का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसका वर्क डन ज्यादा होता है। तो जो इंजन जितने हाई टेम्परेचर पे काम करता है उतना उसका वर्क डन ज्यादा होता है। ओके, एनीवेज दिस इज वर्क डन। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमने 4-5 चीजें पढ़ी। नंबर 1, उसका नाम क्या है? आइसोथर्मल। नंबर 2, उसकी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। नंबर 3, उस प्रोसेस को करने के लिए हाँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी स्लो एंड इट कैन बी डन ओनली इन कंडक्टिंग वॉल्स सो दैट हीट कैन बी टेकन इन एंड टेकन आउट। तीसरा, गैस इक्वेशन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का? TV is equal to RT। चौथा, उसका वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है? ये पांचों चीजें आप इसकी याद रखेंगे, ठीक है? इसका नोमेनक्लेचर का कैरेक्टरिस्टिक, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, दोनों चीजें स्लो एंड डायथर्मिक वॉल्स,
तीसरा PV इज इक्वल टू RT, और चौथा ये वर्क। दिस इज ऑल द स्टडी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद हम लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में भी यही पांचों चीजें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एडियाबैटिक में आप क्या कांस्टेंट रखेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कंटेंट heat contents are kept constant. What are the things which change? Pressure, volume and temperature, तीनों का चेंज होना अलाउड है, हीट चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट? सो PVT में चेंज। Now when we say that heat contents should be constant, इसका मतलब उस सिस्टम से ना तो हीट को निकलना चाहिए और ना ही उसके अंदर हीट आनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है? तो आंसर है कि ये इंसुलेटिंग बॉडी में पॉसिबल है। इंसुलेटिंग बॉडी दैट मींस एडियाबैटिक बॉडी, उसी का नाम है। तो इसके लिए हमको कंडीशन क्या मिली? दैट इज नॉन कंडक्टिंग सरफेस, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर या नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, which are adiabatic walls। दूसरी, ये प्रोसेस हमको कहां मिलती है? तो आंसर है चूंकि हीट बाहर ना निकले, ये प्रोसेस जहां जहां फास्ट प्रोसेस हो रही होगी, क्विक, जहां जहां जल्दी प्रोसेस हो रही होगी, क्विक चेंजेस हो रहे होंगे, वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस आपको लेगी। क्विक चेंजेस या रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस कैसे माने जाएंगे एडियाबैटिक? क्योंकि वो इतनी जल्दी हो जाएंगे कि हीट को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, ट्रांसमिशन का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे अगर साइकिल की, मोटरसाइकिल की ट्यूब पंक्चर होती है तो उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है और अंदर का पूरा प्रेशर 0 हो जाएगा। बस्ट हुआ ऐसे। तो फिर से सुनिए, अगर मोटरसाइकिल की ट्यूब में छोटा सा पंक्चर है और 1 घंटे में हवा निकलती है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? आंसर है आइसोथर्मल। अगर वो बस्ट होती है और पूरी हवा एक ही बार में फूट के निकल जाती है, तो कौन सा होगा? एडियाबैटिक, बिकॉज इट इज ए रैपिड चेंज, क्विक चेंज या सडन चेंज। ये किसमें आएगा? दिस इज एडियाबैटिक। क्यों? जब भी प्रेशर चेंज होता है तो ये पक्का है कि हीट बनेगी, टेम्परेचर राइज होगा। अगर हम उसको बाहर जाने का टाइम देंगे तो वो टेम्परेचर को फिर से बैलेंस कर लेगा सिस्टम, और अगर टाइम नहीं देंगे तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। नहीं बैलेंस कर पाएगा तो उसी में हीट रह जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। तो जो भी सडन चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं, वो कौन से होते हैं? एडियाबैटिक, राइट? तो आइसोथर्मल में आपने ये क्या पढ़ा था? बॉल कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग। आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में नॉन कंडक्टिंग। आइसोथर्मल में प्रोसेस कैसी होती है? स्लो। इसमें कैसी होती है? क्विक। ये दोनों चीजें याद रखिए। इसके बेसिस पर बताइए, साउंड वेव जो चलती हैं, साउंड वेव चलती हैं, उनके प्रेशर कम ज्यादा होते हैं। दीज आर नोन एज प्रेशर वेव्स। ये कौन सी वेव कहलाएगी? तो आंसर है द प्रेशर वेव्स, द प्रेशर आर चेंजिंग एट द रेट ऑफ 500 टाइम्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 500 बार कंप्रेशन होते हैं। तो इसको आप किसमें रखेंगे? स्लो और फास्ट? फास्ट। फास्ट है तो इस चेंजेस को कैसा माना जाएगा? एडियाबैटिक चेंजेस। सो साउंड वेव्स
during sound waves the pressure changes are adiabatic। ओके, इस तरह से एग्जांपल्स हमसे पूछे जाएंगे। तो इनमें सब एग्जांपल्स में हमको चेक किससे करना है कि वो प्रोसेस सडन है या स्लो है। स्लो है तो आइसोथर्मल, क्योंकि उसको टाइम मिल जाता है, और अगर फास्ट है तो एडियाबेटिक। अच्छा, उसके बाद अगली चीज हमने इसमें लिखी इक्वेशन। इसका जो हमने इक्वेशन लेना है, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक इज PV to the power gamma is equal to constant। ये नोट करिए, PV to the power gamma is equal to constant। This is equation of adiabatic process। And what is this gamma? So answer is yes, where gamma is value of Cp upon Cv for that gas। For that gas। इसमें रियल गैसेस जो अलग अलग होती हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, सबके लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। तो जिसके लिए जो भी वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू लेके यहां पर हमको रखना है। सो PV टू द पावर गामा ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक चेंजेस। आइसोथर्मल चेंजेस का क्या फॉर्मूला था? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब हम इसके बाद लेते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू डी। टोटल वर्क निकालना है, इंटीग्रेट कर देंगे, वॉल्यूम V1 से V2 तक गया, PdV। चेंज कहां पर आएगा? अगर हमने वॉल्यूम चेंज किया और हीट को नहीं निकलने दिया तो P की वैल्यू जो रखेंगे वो पुराने आइसोथर्मल जैसी चेंज नहीं होगी। कैसे होगी? इन एडियाबेटिक PV to the power gamma is equal to RT। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? P और V की पावर गामा -1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू R dt। मैथमेटिकल टर्म कहां से आया इसको समझ लीजिए एक बार, एक मिनट। किसी भी वर्क प्रोसेस में प्रेशर से वॉल्यूम चेंज करते हैं तो वर्क डन क्या होता है? P इंटू डी। टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेशन, वॉल्यूम वेरिएबल है, वॉल्यूम को हमने V1 से V2 चेंज किया तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है? P इंटू डी। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है। तो P किसके बराबर होगा? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V टू द पावर गामा। तो हमने क्या किया, ये जो P की वैल्यू है, इस P की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 जब इसको इक्वेशन 1 में रखा तो ये यहाँ पे आ गया कांस्टेंट अपॉन V टू द पावर गामा। इसमें कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? V टू द पावर गामा। इस V टू द पावर गामा को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस गामा। तो हमने इसको कर लिया V टू द पावर माइनस गामा इंटू डी। अब ये V का एक फंक्शन बन गया। V के फंक्शन में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो आंसर है इसकी पावर में +1 कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ये आपने देखा है, x टू द पावर m इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर m+1 डिवाइडेड बाय m+1। माइनस गामा में जब आप +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस गामा +1 यानी कि 1 माइनस गामा। तो इसमें हमने +1 किया और ये आ गया 1 माइनस गामा और इसी से डिवाइड कर देना।
राइट। तो ये वही सिंपल प्रोसेस है जो आपने पढ़ी है इंटीग्रेशन की। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसकी लिमिट्स क्या देनी है, v1 v2 v1 v2। बाहर कौन है, कांस्टेंट। अब ये 1 माइनस गामा, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इसको भी हमने बाहर ले लिया। तो कांस्टेंट अपॉन 1 माइनस गामा। अंदर एक बार इसमें v2 रखेंगे और एक बार v1 रखेंगे। ये रखा v2 और ये v1। यहां तक समझ आया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए हमने क्या किया, ये आपको दिख रहा है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट का मतलब है, देखिए P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 टू द पावर गामा एंड सो ऑन। ये इसका मतलब है। इसका ये देखिए, इसमें हम अपने कन्वीनियंस से इसको यूज कर लेते हैं। ये सब की वैल्यू तो बराबर होती है जब इस कांस्टेंट को हम इसके अंदर करते हैं। कांस्टेंट को इसके अंदर करेंगे, ये रहा कांस्टेंट। फिर से देख लीजिए, v की पावर क्या है, 1 माइनस गामा। अगर मुझे इसे डिनोमिनेटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। ओके, ये हमने कर दिया गामा माइनस 1। तो ये कहां आ गया, डिनोमिनेटर। तो ये वाला न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में कैसे आ गया, पावर को हमने माइनस कर दिया, ये आ गया इस तरह से। अब इस कांस्टेंट को हमने अंदर कर दिया तो इसके न्यूमरेटर में क्या आया, कांस्टेंट। इसके न्यूमरेटर में भी क्या आया, कांस्टेंट। यहां पर हमने कांस्टेंट को लिखा P2 V2 और यहां कांस्टेंट को क्या लिखा, P1 V1, क्योंकि हम जानते हैं P1 V1 किसके बराबर होता है, P2 V2। तो हमारी इच्छा है हम जहां P1 V1 लिखें, जहां P2 V2 लिखें। तो यहां हमने क्या लिख दिया, P2 V2 गामा और यहाँ P1 V1 टू द पावर गामा, क्योंकि ये सब बराबर है। ये बात समझ में आई। तो ये कांस्टेंट जब यहाँ आएगा तो ऐसा और यहाँ जाएगा तो ऐसा, ये लिख दिया। अब उसके बाद V2 की पावर यहाँ कितनी है, गामा, और यहाँ कितनी है, गामा माइनस 1। इसको ऊपर ले जाइए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, गामा माइनस गामा प्लस 1, कितना बचा, 1। गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा गामा कैंसर, क्या बचा, 1। किसकी पावर 1, V2 की पावर 1। तो ये क्या हुआ, P2 V2। वैसे ही यहाँ पर गामा गामा कैंसर हो गया, 1 बचा, तो ये क्या हुआ, P1 V1। ये सिंपल हो गया। अब PV इज इक्वल टू RT। तो ये रहा PV, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, RT। तो ये क्या हो जाएगा, RT2 और ये क्या हो जाएगा, RT1। दोनों में से कॉमन क्या निकला, न्यू R, और अंदर क्या बचा, T2 माइनस T1। ये अब T2 माइनस T1 इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, T1 माइनस T2, और उस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, T1 माइनस T2, और ये क्या हो गया, गामा माइनस 1। सो दिस इज मोस्ट सिंपलिस्टिक फॉर्म। इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन। ये जो वर्क डन है, इसके दो पैरामीटर कहां है, तो आंसर है इसके दो पैरामीटर हैं, T1 और T2। हमने एक गैस को दबाया, क्या आउट नहीं होने दिया, हीट। अगर हम हीट को आउट नहीं होने देते हैं तो उसके टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जो उसका टेम्परेचर T1 था वो क्या हो जाएगा, T2। अगर हमने उसको खींचा तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो वर्क डन होगा, वर्क डन का मेजरमेंट हम यहाँ किससे कर रहे हैं, टेम्परेचर से। टेम्परेचर से वर्क डन हमने किया, क्योंकि हीट कंटेंट तो सेम, उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं मिले। आइसोथर्मल में क्या होता था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर से हम नहीं नाप सकते थे। वहां किससे नापते हैं, वॉल्यूम से। और एडियाबेटिक में किससे नापते हैं, टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर नापना आसान है और इससे हम इसको नाप सकते हैं, वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये फॉर्मूला इसका है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ए गैस इज कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 to T2, then how much work is done? Mu r T1 minus T2 upon gamma minus 1, ये आप याद रखेंगे। तो इसके भी पांचों पॉइंट हो गए, जो आइसोथर्मल के थे वो एडियाबैटिक के, ये भी पांचों पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होती है? फास्ट, नॉन कंडक्टिंग, उसकी रिक्वायरमेंट है। अरे देखिए, एक चीज बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसको सब लोग ध्यान दीजिए। मैं इसको बोल रहा हूँ गामा और लिख रहा हूँ लैम्डा, कोई बात नहीं, इंडिकेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम अगर हम कल्पना रख देंगे तो बदलेंगे। ओके ओके, आई शुड चेंज इट। तो ठीक है, अभी आप चाहे ऐसा नोट कर लीजिए, जब आप फेयर करें या करें तो वैसा करिएगा, क्योंकि आपके टीचर नहीं पहचानेंगे। गामा ओके, प्लीज मेक इट गामा, क्योंकि आगे हमको गामा पढ़ना है। या नीचे लिख लीजिए, एक गामा इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, एक क्वेश्चन सुनिए, एक डाउट इन्होंने रेज किया है, एंड इट इज वेरी रेलेवेंट डाउट, आई थिंक एवरीवन शुड नो। अगर हम किसी चीज को, गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी हीट बढ़ी या नहीं बढ़ी? टेम्परेचर बढ़ने से Q इज इक्वल टू MST, तो हीट बढ़ी या नहीं बढ़ी? हीट बढ़ गई सिस्टम की। ओके, अगर ये हीट बढ़ती है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हुई या नहीं? ओके, तो इसका क्लेरिफिकेशन याद रखिए। हमने कंप्रेशन किया, टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, उसके बाद उस हीट को हमने निकलने दिया या नहीं? नहीं निकलने दिया, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, हीट तो बनेगी ही बनेगी, आइसोथर्मल है तो भी बनेगी, एडियाबैटिक है तो भी बनेगी, लेकिन हीट बनने के बाद अगर हम उसको निकलने दें और टेम्परेचर वापस ले आए, तब वो प्रोसेस क्या हुई? आइसोथर्मल। और अगर हीट नहीं निकलने दें तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब वो प्रोसेस क्या हुई? एडियाबैटिक। इस रेफरेंस में हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वर्ड को यूज करते हैं। लेकिन प्रेशर बढ़ने से आएगा ही आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। क्यों बढ़ जाएगी? तो हम लोग इसका फर्स्ट लॉ से आपको मैं इसका जवाब दे सकता हूं। जब हम उसको ऐसा दबाते हैं तो प्रेशर मींस व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया, और हमने डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो हमारी एनर्जी खर्च हुई, हमने वर्क किया, और वो वर्क कहां चला गया? वर्क गोज टू दी सिस्टम, गैस को गया, और वो वर्क किसमें कन्वर्ट होके गया? हीट में, इसलिए उसकी हीट बढ़ गई। समझ में आ गया? वर्क इज डन ऑन द गैस, देयरफॉर हीट विल चेंज। ठीक है, ओके। तो आइसोकोरिक की डेफिनेशन क्या है? क्या नहीं बदलता? वॉल्यूम नहीं बदलता। फर्स्ट लॉ हमको देता है dQ इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन।
और वर्क डन किसके बराबर होता है? P इंटू dV इन आइसोकोरिक dV इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, देयरफॉर dQ इज इक्वल टू dU। इसका ये मतलब है जितनी भी हम हीट देंगे पूरी की पूरी किसमें यूज हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और इसका इंडिकेटर कौन होता है? टेम्परेचर। तो पूरी की पूरी हीट किसमें यूज हो रही है? टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इसका एग्जांपल प्रेशर कुकर में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। जितनी हीट देते हैं पूरी की पूरी किसमें यूज हो रही है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। सो complete heat is used in rising temperature। ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस हमको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू चेंज इन द वॉल्यूम। अब PV2 माइनस PV1 उसको RT2 माइनस RT1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? RT2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आइसोबारिक में वर्क डन होता है, यानी जब भी हम आइसोबारिक प्रोसेस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वर्क डन होगा। अब ये वाले इक्वेशन पर फिर से आइए, ये क्या चीज है? वर्क डन। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या ये 0 होता है? नहीं, इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो अगर हम हीट जब हम देंगे तो क्या वो पूरी की पूरी DU बनेगी? थोड़ा सा उसमें वर्क डन होगा। बस ये चीज नोट कर लीजिए। द हीट गिवन इज डिवाइडेड इन आइसोकोरिक प्रोसेस। Heat given is divided into two parts. Some energy is used in work done, और ये उसका फॉर्मूला है। And rest of the heat energy is used in change of temperature. ओके, इसी के बेसिस पर आपसे दो चीजें और पूछी जा सकती हैं। जब हम एवापोरेशन करते हैं गर्म करके, और जब हम पानी की फ्रीजिंग करते हैं, तो जब एवापोरेशन करेंगे तो वर्क डन होता है कि नहीं, और फ्रीजिंग करते हैं तो वर्क डन होता है कि नहीं? एवापोरेशन में वर्क डन होगा। तो एवापोरेशन में इसकी वैल्यू होती है। इधर ध्यान दीजिए, DU किसके बराबर है? DU इज इक्वल टू DQ माइनस वर्क डन। इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, work done is almost 0 because volume of water and volume of ice is almost same. There is no dV. If there is no dV, then work done is 0 and du is equal to dq. The complete heat given to the ice is converted into latent heat, that is internal energy. ये किसमें होता है? मेल्टिंग में। अब evaporation में there is a change in volume when the water converts from liquid to vapor state. When there is a change in volume, then some work is done. So the heat given, जितनी हीट हम देते हैं उसमें से वर्क डन भी होगा, और बाकी बची हुई हीट से वो स्टीम बनाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होंगे। ये समझ आ गया? तो मेल्टिंग प्रोसेस, एवापोरेशन प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल, ये सब के फीचर इसके बेसिस पर आप समझ गए हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सुन के जाइए, अगली बार आप आएंगे आप मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है? सबके पास मुंह है, सबके पास हाथ है, ठीक है? इसमें हाथ में हा करके हवा निकाल के देखिए।
गर्म लगती है, ठीक है। उसके बाद फू करिए, ठंडी लगती है, ठीक। अगली बार सोच के आइएगा, वही मुंह है, वही हवा है, वही हाथ है। एक बार ठंडा लगता है, एक बार गर्म लगता है। क्यों?